हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर। 22 से 26 सितंबर तक खाते में आएंगे 2500 रुपए। त्योहार से पहले महिलाओं को बड़ी राहत। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को त्योहारों से पहले बड़ी राहत दी है। मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को 2500 रुपए की राशि 22 से 26 सितंबर के बीच सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि दुर्गा पूजा से पहले सभी पात्र लाभुकों को राशि मिल जाए। सामाजिक सुरक्षा निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 26 सितंबर तक राज्य भर की सभी लाभुक महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाएगा। जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है और 22 सितंबर से ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को नवंबर 2025 तक के लिए कुल 9,600 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी लाभुक महिला को किस्त मिलने में देरी ना हो और त्योहारों के दौरान आर्थिक परेशानी ना झेलनी पड़े। योजना के तहत लाभुकों को न सिर्फ सितंबर माह की राशि दुर्गा पूजा से पहले मिलेगी, बल्कि अक्टूबर की किस्त भी दीपावली और छठ से पहले उनके खातों में पहुंच जाएगी। सरकार चाहती है कि महिलाएं त्योहारों पर आर्थिक रूप से मजबूत रहे और परिवार की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। झारखंड में होने वाली है 26,000 शिक्षकों की बहाली। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, शुरू कर दी गई है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा है कि राज्य सरकार ने 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा राज्य की रीढ़ है और इसमें किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। इस मौके पर सीएम ने 350 नवचयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 137 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित और विज्ञान विषयों के रहे, जबकि गोड्डा जिले के 213 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 शामिल रहे। यह नियुक्ति शिक्षा विभाग की उस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके तहत कुल 4,333 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सरकार का लक्ष्य 30 सितंबर तक शेष चयनित उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र देने का है। सोरेन ने कहा है कि हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में लगातार बहाली हो रही है और अब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, आज आप सभी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने का मजबूत स्तंभ बनने जा रहे हैं। सरकार हर स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा बेहतर बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, किन जिलों में होगी बारिश। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन झारखंड का मौसम कैसा रहेगा, इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। यह भी बताया है कि किन किन जिलों में वर्षा होने की संभावना है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने आज 17 सितंबर के लिए जारी पूर्वानुमान में कहा है कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में विश्वकर्मा पूजा के दिन 2 या 2 से अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बुधवार को रांची का उच्चतम पारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। कोडरमा में मधुमक्खियों के हमले से बच्ची की मौत। बकरी चराने गई 5 साल की बच्ची को काटा, 2 अन्य बच्चे भी घायल। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के पपरामो गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। मधुमक्खियों के हमले में 5 वर्षीय करीना कुमारी की मौत हो गई। करीना अपने भाई दीपांशु और पड़ोस के एक बच्चे के साथ बकरी चराने गई थी। रविवार की सुबह स्कूल की छुट्टी होने के कारण तीनों बच्चे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर टाण की ओर बकरी चराने गए थे। 1 घंटे बाद तीनों बच्चे रोते हुए घर लौटे। उनके हाथ और सिर सूजे हुए थे। बच्चों ने बताया कि टाण में मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। करीना के पिता संतोष सिंह तुरंत तीनों बच्चों को स्थानीय निजी क्लिनिक ले गए। इलाज के बाद दीपांशु और पड़ोस के बच्चे की हालत में सुधार हुआ, लेकिन करीना की स्थिति बिगड़ती गई। मंगलवार को उसे सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विनय चौबे को नहीं मिली जमानत, हजारीबाग एसीबी कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे को हजारीबाग कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विनय चौबे को जमीन घोटाले मामले में हजारीबाग एसीबी कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि विनय चौबे पर 2 बड़े आरोप दर्ज हैं, जिसमें शराब घोटाले मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमीन घोटाले मामले में निलंबित आईएएस विनय चौबे को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ही रहना होगा। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर डीजीपी की बैठक, दुर्गा पूजा को लेकर जारी किया निर्देश। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी, डीआईजी के साथ ऑनलाइन बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी पर्व त्योहारों, खासकर दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था पर मंथन किया गया और सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखें और चौकसी बढ़ाएं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि स्पेशल ब्रांच के द्वारा मिले इनपुट के आधार पर दुर्गा पूजा सुरक्षा की तैयारियां की गई है। सभी जिलों को राज्य में आगामी त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर निगरानी रखते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, जुलूस के मार्गों के भौतिक सत्यापन, धार्मिक स्थलों पर जुलूस का ड्रोन से मॉनिटरिंग करने, वैसे जिले जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं घटित हुई हैं उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखते हुए किसी तरह की अफवाह फैले तो तत्काल उसका सत्यापन करते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल में अंधविश्वास का खेल, पलामू में मृत युवक को जिंदा करने का महिला ने किया दावा, पुलिस ने चेताया। पलामू के सरकारी अस्पताल एमएमसीएच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सांप के काटने से मृत युवक को एक महिला ने प्रार्थना से जिंदा करने का अंधविश्वास का खेल किया। दरअसल हैदरनगर प्रखंड के पतरिया गांव के 24 वर्षीय अजय कुमार को मंगलवार सुबह 4 बजे सांप ने काट लिया था। हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमएमसीएच रेफर किया गया। दोपहर 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान लातेहार की रहने वाली सुंदरी देवी ने युवक को जिंदा करने का दावा किया। सुंदरी ने युवक के शरीर पर तेल लगाया और धार्मिक किताब से प्रार्थना शुरू कर दी। मृतक के परिजनों को भी इसमें शामिल कर लिया। इधर इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अंधविश्वास फैलाने से रोका। सुंदरी देवी अपनी सास के इलाज के लिए अस्पताल आई थी। वह मृतक के परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव लेकर चले गए। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे अतिरिक्त 6200 होमगार्ड के जवान। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए 6200 होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ये राज्य के 24 जिलों में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जहां दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। पुलिस उप महानिरीक्षक गृहरक्षा वाहिनी ने मंगलवार को इस संबंध में सभी जिलों के समादेष्टाओं को पत्र लिखकर होमगार्ड के 6200 जवानों को बुलाने का आदेश दिया है। होमगार्ड के ये जवान 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विधि व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त रहेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक ने जिला समादेष्टाओं को तय संख्या के अनुरूप होमगार्ड के जवानों को तैयारी हालत में रखने का निर्देश भी दिया है, ताकि जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों या पुलिस अधीक्षकों को ससमय उपलब्ध कराया जा सके। देवघर में फर्नीचर दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। देवघर जिले के जसीडीह में एफसीआई मोड़ के पास स्थित फर्नीचर गोदाम में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। फर्नीचर गोदाम से उड़ती आग की लपटें व धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। आनंद फानन में अग्निशमन टीम 6 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, गोदाम में रखा पूरा फर्नीचर जलकर राख हो गया था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम मालिक नीतीश तिवारी ने बताया है कि इस अग्निकांड में उन्हें करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। रांची में 251 चौकीदारों को मिला नियुक्ति पत्र, नशे के विरुद्ध युद्ध में निभाएंगे अहम भूमिका। रांची जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत चौकीदारों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रूप से चयनित 251 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। यह कार्यक्रम समाहरणालय ब्लॉक ए सभागार में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने की। नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संवेदनशील
संवेदनशील दिशा निर्देशों के आलोक में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की गई है। सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चौकीदारों का चयन हुआ है। उन्होंने कहा है कि चौकीदारों को जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। जेएसएससी सीजल कथित पेपर लीक मामले में देर तक चली बहस, आज भी होगी सुनवाई। जेएसएससी सीजल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में लगभग 1.5 घंटे तक चली। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कहा गया है कि परीक्षा 22 तारीख को आयोजित हुई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत फोटो और अन्य तथाकथित प्रमाण 23 तारीख के हैं, अर्थात परीक्षा के एक दिन बाद के। ऐसे में यह साबित नहीं होता है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक हुआ था। इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं के पास पेपर लीक को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वही याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पेपर लीक की आशंका और सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई आज बुधवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जेएसएससी सीजल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक को यथावत रखने का आदेश दिया गया है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को लेकर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड के सरकारी विद्यालयों की खराब दुर्दशा और शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार के सरकारी अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो अपने आप सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा ठीक हो जाएगी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की आग्रह कोर्ट से की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य के 50% सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में हैं और शिक्षकों की भी भारी कमी है। हजारीबाग होमगार्ड अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग। हजारीबाग होमगार्ड विज्ञापन संख्या 1/2019 के तहत चयनित 1298 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन डुमरी विधायक जयराम महतो के दिशा निर्देश और हजारीबाग विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जेएलकेएम उदय मेहता के नेतृत्व में सौंपा गया। उदय मेहता ने राज्यपाल को बताया कि नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 114 दिनों से धरना दे रहे हैं। हजारीबाग से रांची तक पैदल मार्च किया गया। भिक्षाटन और नगर भ्रमण जैसे कई आंदोलनों के बावजूद सरकार से केवल आश्वासन ही मिला है। राज्यपाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बातचीत कर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में नया मोड़, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड सरकार से सीबीआई जांच कराने को कहा। 10 अगस्त 2025 की देर रात गोड्डा जिले के बोवारीजोर थाना क्षेत्र अंतर्गत कामलडोरी राहबड़िया पहाड़ के पास हुई संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में आदिवासी नेता सूर्य नारायण हांसदा की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने झारखंड सरकार से इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने इस बात की जानकारी दी है कि आयोग ने कहा है कि गोड्डा जिले के डीसी, एसपी और झारखंड के डीजीपी की रिपोर्ट और आयोग की जांच में कई बिंदुओं पर तथ्यात्मक विभिन्नता सामने आई है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि गोड्डा जिले के डीसी, एसपी और मुठभेड़ में शामिल पुलिस पदाधिकारी जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें ताकि दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई हो सके। इधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मुठभेड़ जो है नहीं बल्कि पत्थर माफिया और बिचौलियों के इशारे पर की गई सुनियोजित हत्या है। दीपक प्रकाश ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि सूर्या हांसदा को जानबूझकर मारा गया। बोकारो में एनएच पर बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर, पिता पुत्र की मौत, मां अस्पताल में भर्ती, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बोकारो के बहादुरपुर जैना मोड़ मुख्य पथ पर
एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। कसमार प्रखंड के कमलापुर निवासी चंदन तोरी की पत्नी घायल है। चंदन तोरी अपनी पत्नी और 13 वर्षीय पुत्र के साथ जितिया मनाकर बाइक से लौट रहे थे। बड़कावन के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार सब्जी लदी पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में चंदन और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। उसे बोकारो के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति चिंताजनक है। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने घटना के विरोध में NH 23 को जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों ने दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा की मांग की। अंचल अधिकारी ऋतुराज ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। उन्होंने दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। दुर्गोत्सव की तैयारी में बारिश का खलल, मौसम के बदले मिजाज से कारीगर चिंतित। लगातार हो रही बारिश ने दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण की रफ्तार को प्रभावित किया है। आलम यह है कि दुर्गा उत्सव शुरू होने में महज 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है और अधिकांश पूजा पंडाल में काम 60% से भी कम हुआ है। विभिन्न थीमों पर तैयार हो रहे पूजा पंडालों में आंतरिक सजावट में कोई खास परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन बाहरी सजावट को तैयार करने में कारीगरों को परेशानी हो रही है। वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे रांची के हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल निर्माता प्रदीप शर्मा कहते हैं कि यदि बारिश इसी तरह होती रही तो भारी परेशानी होगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि चौथी पूजा से पहले पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा। पंडाल की अंदरूनी सजावट का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। दूसरी ओर कारीगर संजीव कहते हैं कि बारिश इस बार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश के कारण पंडाल को तैयार करने में देरी हो रही है, जिससे कारीगर काम नहीं कर पाते हैं। हालांकि कोशिश होगी कि समय पर पंडाल तैयार हो जाए, जिससे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी मूर्तिकारों को हो रही है। लगातार बारिश से मूर्तियां सूख नहीं पा रही है, जिसकी वजह से पेंटिंग के काम में देरी हो रही है। धनबाद वासेपुर में NIA की बड़ी कार्रवाई। शहबाज अंसारी के घर से मिला कैश, मोबाइल हैकिंग से बताया जा रहा कनेक्शन। मंगलवार तड़के राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने धनबाद के वासेपुर में बड़ा ऑपरेशन चलाया। सुबह करीब 6 बजे टीम शहबाज अंसारी के घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान वहां से 5.5 लाख कैश मिले हैं। छापेमारी के बाद पूरे वासेपुर में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मोबाइल हैकिंग और संदिग्ध नेटवर्किंग से जुड़े एक केस में की गई है। सूत्रों के मुताबिक शहबाज अंसारी इलाके में प्रज्ञा केंद्र चलाता है। NIA की टीम उत्तर प्रदेश से धनबाद पहुंची थी और घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। हालांकि बरामद नकदी और पूरे मामले पर अभी तक एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अचानक हुई इस छापेमारी ने वासेपुर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार संभावित, रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश बनेंगे मंत्री। राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा उपचुनाव का अपना पुराना सफल फॉर्मूला एक दफा फिर आजमाने की तैयारी में हैं। इस निमित्त पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार में दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को मंत्री पद देकर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उतारने की योजना है। उल्लेखनीय है कि ऐसी रणनीति हेमंत सोरेन के लिए पहले भी सफल साबित हुई है। सबसे पहले 2019 में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल हसन को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने से पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। हफीजुल हसन ने उपचुनाव जीतकर विधायक बनने के साथ ही कैबिनेट में अपनी जगह मजबूत की। इसी तरह पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाकर डुमरी विधानसभा उपचुनाव में उतारा गया। बेबी देवी ने भी यह चुनाव जीता और विधानसभा में अपनी सीट बरकरार रखी। घाटशिला में रामदास सोरेन के निधन के बाद सोमेश को लाल बत्ती देकर मैदान में उतारना हेमंत सोरेन के इसी फॉर्मूले का जो हिस्सा है। रामदास सोरेन के निधन से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की नौबत आई है। हालांकि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज है। माना जा रहा है कि यह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान होगा, जो वर्ष की अंत या 2026 की शुरुआत में संभावित है। हेमंत सोरेन सरकार इस उपचुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। हजारीबाग में 2 लूटकांड का खुलासा। CSP सेंटर और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। हजारीबाग पुलिस ने कटकमदाग थाना क्षेत्र में हुई 2 लूट की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। SP अंजनी अंजन ने बताया कि 9 सितंबर को डामोडी CSP सेंटर में हुई पहली वारदात में 3 अपराधियों ने महिला संचालिका खिलवंती कुमारी से 2,52,000 रुपए लूट लिए थे। अपराधी 2 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 2
2 चेक, CSP सेंटर का ID कार्ड और मोबाइल चार्जर भी ले गए थे। दूसरी वारदात 25 जुलाई को हुई थी। इसमें मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के कलेक्शन मैनेजर से 56,000 रुपए लूटे गए थे। पकड़े गए आरोपियों ने दोनों वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपियों में अंकित कुमार, प्रवीण कुमार, सुजीत कुमार गिरी और लक्ष्मण पासवान शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक देशी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल और 39,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में झारखंड भाजपा रक्तदान शिविर और नमो युवा रन का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर महानगर और अन्य जिला मुख्यालयों में आज बुधवार 17 सितंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। पार्टी ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। इसके तहत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, चित्र प्रदर्शनी से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन आज 17 सितंबर को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए पखवाड़ा कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू ने बताया कि 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश, जिला, मंडल स्तर के पदाधिकारी आमजन के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और श्रमदान के साथ सार्वजनिक स्थानों, शहीद स्मारकों, अस्पतालों, कार्यालयों की सफाई करेंगे। उन्होंने बताया कि रांची महानगर भाजपा द्वारा सुबह 7 बजे भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क हरमू में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान करेंगे। 10 बजे प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाता स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे रातू रोड स्थित आकाशवाणी केंद्र के पास प्रधानमंत्री पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा। जेट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। OMR पर ली जाएगी 2 पेपर की परीक्षा। 43 विषयों के लिए जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन। झारखंड के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और PhD कोर्स में एडमिशन के लिए दूसरी बार झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2025 ली जा रही है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो चुका है। वही आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक निर्धारित है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी में सुधार 8 से 10 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। यह परीक्षा 2 पेपर की होगी। पहला पेपर जनरल एलिजिबिलिटी का होगा, वही दूसरा पेपर चयनित विषय का होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ आरक्षित उम्मीदवार को 575 रुपए, BC1, BC2, EWS उम्मीदवार को 300 रुपए और SC, ST, दिव्यांग, थर्ड जेंडर उम्मीदवार को 150 रुपए देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। देवघर एम्स की 6ठी वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल छात्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने का आह्वान। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 6ठी वर्षगांठ मंगलवार को भव्य तरीके से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि आज भी देश में डॉक्टरों की भारी कमी हैं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, लेकिन अस्पतालों की तुलना में चिकित्सकों की संख्या बेहद कम है। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि डॉक्टर को केवल चिकित्सा ज्ञान ही नहीं बल्कि उनका व्यवहार भी विनम्र होना चाहिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर की बातों से ही मरीजों को हौसला मिलता है। राज्यपाल ने एम्स में पढ़ रहे छात्रों से आह्वान किया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में सेवा दें। उन्होंने कहा कि यदि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तभी स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा। गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1280 लीटर स्प्रीट जब्त, ब्रांडेड विस्की की 27 बोतलें बरामद, 6 आरोपी फरार। गिरिडीह जिले के ताराटाड़ थाना क्षेत्र स्थित पलकिया गांव में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अधीक्षक उत्पाद
EIB झारखंड के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। धनबाद, गिरिडीह और बोकारो की संयुक्त टीम ने सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक चली कार्रवाई में फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन के अनुसार टीम ने मौके से भारी मात्रा में शराब और निर्माण सामग्री जब्त की। बरामद सामान में ब्रांडेड विस्की की 27 बोतलें शामिल हैं। इसके अलावा 1280 लीटर स्प्रिट, 5 लीटर कैरामेल, 2000 नकली स्टिकर्स, 20,000 कोर्क ढक्कन और 150 लीटर तैयार अवैध शराब भी जब्त की गई। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक और श्रमिक मौके से फरार हो गए। विजय मंडल, मनोज रजक, दीपक सोरेन, सुभाष मंडल, मुचू हांसदा और मुरू टुड्डू को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सीएम और मुख्य न्यायाधीश ने बार काउंसिल भवन का किया शिलान्यास। खूंटी के अलावा चाईबासा और चांडिल में बनेगा भवन। चाईबासा, चांडिल और खूंटी में अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में झारखंड सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार काउंसिल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जिला कचहरी मैदान से तीनों जिलों में बनने वाले भवन का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी 24 जिलों में अगले 3 साल के अंदर बार भवन का निर्माण कराया जाएगा। न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम करती है और सरकार इसे हर संभव सहयोग देती रही है। सीएम खूंटी कचहरी परिसर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बार भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान समेत झारखंड हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। बीसीसीएल की बांसजोड़ा कोलेरी में आग। सीएचपी ट्रांसफार्मर हाउस में लगी आग से उत्पादन प्रभावित, दमकल की टीम ने पाया काबू। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 5 के बांसजोड़ा कोलेरी में मंगलवार को एक बड़ी घटना सामने आई। यहां सीएचपी ट्रांसफार्मर हाउस में अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुएं को देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दमकल की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सीएचपी का काम और उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित रहा। बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के महामंत्री मानस कुमार चटर्जी ने प्रबंधन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह हादसा सुरक्षा मानकों में लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जमीन विवाद में व्यक्ति का सिर धड़ से अलग करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। झारखंड के रांची जिले में भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति का कथित रूप से सिर धड़ से अलग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना शनिवार को तमाड़ थाना क्षेत्र के भुरसूडी के जंगल में हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जगदीश स्वांसी 40 वर्षीय और पूरन कुमार स्वांसी 30 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी हरिमुंडा 35 वर्ष से फरार है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से धारदार हथियार और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अधिकारी ने कहा है कि मृतक के पिता सुरेश स्वांसी द्वारा तमाड़ थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारियां की गई है। चतरा में बालू माफिया ने चौकीदार को कुचला। जब्त ट्रैक्टर थाना ले जा रहे सीओ के साथ गए चौकीदार के दोनों पैर टूटे, चालक फरार। चतरा जिले में बालू माफिया की दबंगई का मामला सामने आया है। हंटरगंज में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सीओ के साथ गए एक चौकीदार को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। घटना हंटरगंज के खुंटी केवाल और इमलियाटांड इलाके की है। सीओ ऋतिक कुमार ने अवैध बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। उन्होंने अपने साथ गए चौकीदार जोगिंदर कुमार को ट्रैक्टर थाना ले जाने का निर्देश दिया। सीओ की गाड़ी आगे निकलते ही ट्रैक्टर चालक ने वाहन को अनियंत्रित कर दिया। तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर से चौकीदार जोगिंदर कुमार सड़क पर गिर गए। ट्रैक्टर की ट्रॉली का पहिया उनके दोनों पैरों पर चढ़ गया। इसके बाद ट्रैक्टर पलट गया और चालक मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। घायल चौकीदार को पहले सदर अस्पताल चतरा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। इधर हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि वाहन मालिक की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरिडीह में शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को बहला फुसला व शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए तीसरी पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को एसोसिएशन फॉर वॉलंटियर एक्शन के अजय पाठक और राजेश सिंह के साथ पीड़िता की मां तीसरी थाना पहुंची, जहां आवेदन देते हुए उन्होंने मनोज कुमार साव नामक युवक पर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ
बहला फुसला व शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। आवेदन में पीड़िता की मां ने लिखा है कि मनोज साव ने उनकी पुत्री के साथ कई बार यौन शोषण किया है। बीते कुछ दिनों से उनकी पुत्री और आरोपी के बीच बातचीत बंद हो गया है, लेकिन आरोपी द्वारा उनकी पुत्री को लगातार धमकी दी जा रही है, जिससे उनकी पुत्री मानसिक तनाव में है। इस मामले में तीसरी पुलिस ने कांड संख्या 83-25 के तहत पोक्सो व अन्य धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता इकबाल दा का निधन, 3 दिनों तक झुका रहेगा पार्टी कार्यालय का झंडा। सीपीएम के वरिष्ठ नेता कामरेड इकबाल दा का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन से पूरी पार्टी में शोक की लहर फैल गई है। संताल परगना के पाकुड़ साहिबगंज जिले में मास्टर के नाम से विख्यात कॉमरेड इकबाल दा एक अद्भुत व्यक्तित्व के लोकप्रिय नेता थे। उनका सरल स्वभाव और किसी की भी मुसीबत में मदद के लिए तत्पर हो जाना उनकी दिनचर्या में शामिल रहता था। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने मेहनतकशों के संगठनकर्ता के रूप में की और बाद में वे उस क्षेत्र के एक प्रमुख ट्रेड यूनियन के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने परिवहन, बीड़ी, मैरीगोल्ड रेलवे के ठेका कामगारों समेत विभिन्न प्रकार के मजदूरों को सीटों में संगठित करने का काम किया। साल 1979 में वे सीपीएम के सदस्य बने। 2 बार पाकुड़ विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी भी रहे थे। वर्तमान में वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सार्वजनिक सचिवमंडल सदस्य तथा सीटों के राज्य उपाध्यक्ष थे। सीएम हेमंत सोरेन से मिला राष्ट्रीय युवा शक्ति का प्रतिनिधिमंडल, सौंपी गुरुजी के पैतृक आवास की मिट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राष्ट्रीय युवा शक्ति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक आवास की मिट्टी भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया है कि उनकी पहल पर 5 से 7 सितंबर तक नेमरा गांव से रांची तक पदयात्रा आयोजित की गई थी। इस यात्रा का उद्देश्य शिबू सोरेन के समाज सुधारक रूप, त्याग, समर्पण, नशा उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को याद करना था। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि राज्य सरकार भारत सरकार से पहल कर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित कराए। साथ ही रांची के कांके डैम या हटिया डैम के पास उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का भी अनुरोध किया। उनका कहना था कि यह निर्णय झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को सम्मान देगा। प्लास ब्रांड का कारोबार पहुंचा 40 करोड़ के पार। झारखंड की ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति को मिल रहा सम्मान। ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति की बदौलत शुरू प्लास ब्रांड का कारोबार अब 40 करोड़ को पार कर गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर कोरोना काल में यानी साल 2020 में प्लास ब्रांड को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त पहचान दिलाना। इस ब्रांड की बदौलत अब तक 30 से अधिक उत्पाद विकसित किए जा चुके हैं, जो राज्य भर में संचालित प्लास स्मार्ट डिस्प्ले काउंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। JSLPS का दावा है कि कभी हाउस कीपिंग कर परिवार चलाने वाली रांची की सिल्ली निवासी शीला देवी ने दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर प्लास आजीविका दीदी कैफे शुरू किया। प्रशिक्षण और क्रेडिट लिंकेज से मिली सहायता के जरिए उन्होंने झारखंड के व्यंजनों को अपने रोजगार का आधार बनाया। दिल्ली सरस मेला में हर साल उनकी बिक्री 6 से 7 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। आज शीला देवी लखपति दीदी बन चुकी है। उनकी जैसी सैकड़ों महिलाओं की सफलता की कहानी का आधार प्लास ब्रांड बन चुका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।